हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए जनवरी अटेम्प्ट का जेईई मेन 2026 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीवाईक्यू लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं कि आखिरकार टोटल क्वेश्चंस कितने आए। टोटल क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से 14 क्वेश्चन आए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से 2 आए, बोर एटॉमिक मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला के 8 सवाल आए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 1 सवाल आया, डी ब्रुगली हाइपोथेसिस का बात करें तो 1 है, श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल से 1 है, क्वांटम नंबर से अगर आप देखोगे तो 1 है। सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ना तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भर भर के इस बार जेईई मेन ने जनवरी अटेम्प्ट में पूछा। आइए एक एक करके सवाल देखते हैं ताकि आपको ये पता चल सके बेटा कि किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है 21 जैन शिफ्ट 1 का। क्या बोलता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ गैसियस हाइड्रोजन, the hydrogen molecule dissociate and energetically excited hydrogen atom produces electromagnetic radiation of discrete frequency। कहने का मतलब क्या है? तुम एक बात बताओ, जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा रहे हो इसका मतलब क्या? आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो। और जब आप किसी भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू, तो ये पहले एटम में बदलेंगे और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा? इन एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट पे ले जाने की कोशिश करेगा। और फिर जब उस हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन गिरता है ना, तो एनर्जी को रिलीज करता है और वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में आता है, उसके रेंज में देखने को मिलता है। और हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी होता है वो अलग अलग होता है, डिस्क्रीट होता है। तो अगर मैं देखूं तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा बात क्या बोलता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। तो याद रखिएगा, बाल्मर सीरीज बोल रहा है तो कहीं से भी गिरे 2 पे गिरना चाहिए। तो n बराबर 3 हो जाएगा, n बराबर 4 हो जाएगा। जब अपने जस्ट ऊपर वाला से गिरता है तो फर्स्ट लाइन कहलाता है, उसके बाद वाले से गिरेगा सेकंड, उसके बाद वाले से गिरेगा थर्ड, उसके बाद वाला से गिरेगा फोर्थ। फर्स्ट लाइन को हम अल्फा लाइन भी कहते हैं, सेकंड लाइन को बीटा लाइन भी कहते हैं, थर्ड लाइन को गामा, फोर्थ लाइन को डेल्टा लाइन भी कहते हैं। तो अगर ऐसे टर्म्स भी यूज हो तो आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अब आपको क्या बोल रहा है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड लाइन। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा बराबर फ्रीक्वेंसी। सी बराबर न्यू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन लैम्डा। तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है तो आप डायरेक्टली 1 अपॉन लैम्डा से कर लो कंपेयर, क्योंकि सी की वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है। तो अगर हम 1 बाई लैम्डा का वैल्यू निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। तो 1 बाई लैम्डा कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग रिडवर्स फार्मूला। रिडवर्स फार्मूला क्या कहता है बेटा? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और ये फार्मूला कहाँ लगता है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो आप चेक करो, क्या एच ई प्लस हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है? यस। क्यों? क्योंकि इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम यहाँ पर आपसे पूछे कि 1 बाई लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लेट सपोज मैं इसको लैम्डा 1 मान ले रहा हूँ और आर एच, तो हमको सेकंड लाइन बोला तो मेरे को एक 2 है एक 4 वैल्यू, हम किसको कहाँ पर रखें? इस बात का निर्णय हम ये करेंगे कि आंसर आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो हम कम वाले को आगे रखेंगे, ज्यादा वाले को पीछे रखेंगे, z के जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 इंटू आर एच अपॉन 16 इंटू 4। तो इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा 3/4 आर एच। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो बोलता आगे क्या? इज इक्वल्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज मतलब लाइमन मतलब n बराबर 1, कहीं से भी गिरे 1 पे गिरे। बोलता फर्स्ट लाइन का बात कर रहा मतलब एकदम जस्ट ऊपर वाले से n बराबर 2 से गिर रहा होगा। एट यहाँ पर कौन था? एच ई प्लस स्पीसीज था और यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन। तो इसके लिए मैं z का वैल्यू क्या लूंगा? 2, और इसके लिए मैं z का वैल्यू क्या लूंगा? 1। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 बाई लैम्डा आर एच, n1 के जगह पे क्या लिखूंगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। बोला हूँ कम को आगे ज्यादा को पीछे, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/4 आर एच आ गया। मतलब स्टेटमेंट 2 भी आपका क्या है? करेक्ट। तो और कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये क्वेश्चन देखने में आसान है, थोड़ा सा लेंदी है, कंपैरिजन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोला? फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मतलब क्या? कहीं से भी गिरे 3 पे गिरे। फर्स्ट लाइन बोला मतलब कहाँ से गिरेगा? 4 से गिरेगा। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 बाई लैम्डा आर एच इंटू 1 बाई, अब हमको क्या निकालना है पहले ये भी देख लो, एनर्जी का हमको ऑर्डर निकालना है। तो एनर्जी बराबर क्या होता है बेटा? एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी इंटू 1 बाई लैम्डा कर सकते हैं। क्या ये कांस्टेंट है? मतलब एनर्जी की डिपेंडेंसी किस पे है? 1 बाई लैम्डा पे। अगर 1 बाई लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा निकल के आएगी। तो यहाँ पर हम लोग अपन क्या करेंगे? 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू सारे हाइड्रोजन एटम के लिए तो 1 का स्क्वायर। 1 बाई लैम्डा बराबर यहाँ से क्या आएगा? मैं इसको 1 बाई लैम्डा ए लिख देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 9 7, तो 7 अपॉन 144 इंटू आर एच। ये 1 बाई लैम्डा ये आ गया। क्लियर? जिसका 1 बाई लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलता है? सेकंड लाइन इन द बाल्मर सीरीज। तो n बराबर 2, n बराबर 3,
n बराबर 4, कहाँ से गिरेगा 4 से गिरेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा आर एच 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 बाई लैम्डा बराबर आर एच, ये हो जाएगा 3/16, 3/16, क्लियर, ये हो गया 1 बाई लैम्डा बी। फिर 1 बाई लैम्डा सी में क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा सी बराबर आर एच, अब 1 बाई लैम्डा सी में आपका आर एच हो गया। अब क्या होता है थर्ड लाइन इन द पास्टन सीरीज, ये फर्स्ट लाइन है, एन बराबर 5 से गिरेगा सेकंड हो जाएगा, एन बराबर 6 से गिरेगा थर्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 6 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 बाई लैम्डा सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3/36, रहने दो 3 ऊपर आ रहा है, कंपेरिजन करने में आसानी होगा। नेक्स्ट 1 बाई लैम्डा डी कैसे निकालेंगे, तो 1 बाई आर एच इंटू 1 बाई, अब कैसे बोला फोर्थ लाइन इन द ब्रैकेट सीरीज, फोर्थ लाइन इन द ब्रैकेट मतलब कहाँ कहीं से भी गिरे 4 पे गिरे, तो अगर n बराबर 5 से गिर रहा है फर्स्ट लाइन, n बराबर 6 से गिर रहा है सेकंड लाइन, n बराबर 7 से गिर रहा है थर्ड लाइन, n बराबर 8 से गिर रहा है फोर्थ लाइन। आया क्या बात समझ में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, 1 बाई लैम्डा डी बराबर आर एच इंटू 3/64, क्लियर है क्या। अच्छा एक बात तो क्लियर है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं 6/128 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस दोनों का वैल्यू आसपास होगा, या तो ये ज्यादा होगा या तो ये ज्यादा होगा, क्लियर। थोड़ा सा कंपैरिजन करने में एग्जाम में बच्चों को दिक्कतें आ सकती है, लेकिन एक बात बताओ 3 को 16 से डिवाइड दे 3 को 36 है, कौन बड़ा होगा 3/16 बड़ा होगा, मतलब बी तो बड़ा है, मतलब या तो ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये ऑप्शन, थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प भी लेंगे एग्जाम में। अब बी के बाद कौन आएगा, मैं बोला इन दोनों का कंपैरिजन लगभग बराबर में है, क्यों, क्योंकि हो सकता है ए बड़ा हो डी बड़ा हो, लेकिन तुम यहाँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे भी 2 से, तो ऊपर 6/128 आ जाएगा, फिर तुम कुछ ऊपर बढ़ा रहे हो कुछ नीचे वैल्यू को बढ़ा रहे हो, यस और नो, मतलब ये दोनों तो करीब है, लेकिन अगर मैं इन दोनों का बात करूं सी और डी का कौन ज्यादा होगा, तो सी और डी में ऑब्वियसली सी आपका ज्यादा होगा, क्योंकि आप 3 को 36 से डिवाइड दे रहे हैं या 3 को 64 से, मतलब ये काफी ज्यादा होगा, मतलब बी के बाद कौन आएगा सी, तो आप यही देख करके ऑप्शन 4 मार्क कर सकते हो। अगर इसमें कंफ्यूजन भी हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जाम में ये छोटी छोटी बातों को अप्लाई करना सीखना है बच्चा, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे 22 जनवरी शिफ्ट 1 का, बोलता है द एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या बोलता है द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब n बराबर 1 से टू बी एक्साइटेड टू द सेकंड बोर ऑर्बिट, कहां पर जाना है आपको सेकंड बोर ऑर्बिट पे, क्लियर। तो आपसे पूछा एनर्जी क्या होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आपसे किस में पूछ रहा है जूल पर मोल में, आपसे क्या पूछ रहा है जूल पर मोल में, यहाँ आपको थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन काम देगा, तो तुमको अगर वैल्यूज याद है ना हाइड्रोजन, एटलीस्ट हाइड्रोजन की तो याद रखनी चाहिए, फिफ्थ एनर्जी तक 1 2 3 4 5 तक आपको याद होनी चाहिए। तो n बराबर 1 नहीं याद है कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला लगा लेना एग्जाम में -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू हमेशा 1 होगी, फर्स्ट के लिए बोले तो n बराबर 1, सेकंड के लिए बोले तो n बराबर 2, n बराबर 2 करोगे एक बार n बराबर 4 करोगे, n बराबर 1 जब पुट करते हो तो वैल्यू आती है -13.6 ईवी, याद रखना ये जो वैल्यू आएगी ईवी पर एटम में आएगी, ये वैल्यू किस में आएगी ईवी पर एटम में, और n बराबर 2 मतलब -13.6 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आपका -3.4 ईवी पर एटम आएगा। आपको पता डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा ई निकालोगे तो क्या आएगा 10.2 ईवी पर एटम। अब यहाँ यूनिट कन्वर्जन काम आएगा, ठीक है, यहाँ यूनिट कन्वर्जन काम आता है। यूनिट कन्वर्जन में क्या करना है 10.2 ईवी की जगह अगर हमको जूल करना है तो हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये एक एटम का एनर्जी निकला जूल में, ये जूल पर एटम आया। अगर हमको एक मोल के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को, एक एटम का निकला बेटा ये एनर्जी, हमको एक मोल एटम का निकालना मतलब हमको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और Na बराबर क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23, क्लियर है क्या। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, अब आप एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन के पीछे मत भागो, एग्जैक्ट ये आपको देख लो, ये आप लगभग आ रहा है 16 इंटू 6, मतलब 16 इंटू 6 लगभग 96 के आसपास आ रहा है, 96 के आसपास आ रहा है, वैल्यू थोड़ा ज्यादा ही होगा क्योंकि इधर भी पॉइंट में आ गया यहाँ भी पॉइंट आ गया यहाँ भी, ठीक है, तो वैल्यू 9.6 से तो ऊपर ही होगा, ठीक है, लगभग 96 हो गया ये, और 10⁻⁻19 और 23 हो गया 10⁻4, 9.6 अगर पॉइंट में लेकर जाओगे तो 10⁻5, अब तुम देख लो 9.8 है 10⁻5, 9.8 है 10⁻12, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट। अब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना अगर आप एग्जाम में चालू कर दिए तो बेटा आप फंसोगे एग्जाम में, थोड़ा सा समझो ऑप्शन देखो ना डिफरेंट है ना, काम निकल जाएगा अपना, ऑप्शन को देख करके काम करना। बोलता था एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बाल्मर सीरीज, फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज x, फर्स्ट बाल्मर लाइन इसका एनर्जी पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट बाल्मर लाइन मतलब n बराबर
2, कहाँ से, n बराबर 3 से गिर रहा। द एनर्जी ऑफ द सेकंड बाल्बन लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, सेकंड मतलब n बराबर 4 से n बराबर 2 में गिर रहा है। क्लियर। इसकी एनर्जी की वैल्यू दे दी गई है x, तो हमको पता है एनर्जी बराबर क्या होता है, c अपॉन 1 बाई लैम्डा। मैं इसको 1 मान ले रहा हूँ, इसको 2 सेकंड लाइन है ये, तो 1 बाई लैम्डा 1 क्या निकल करके आएगा, सोचो ना जरा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, रिडबक्स वाला लगाएंगे ना, क्योंकि हमको 1 बाई लैम्डा निकालना है बेटा। तो 1 बाई n1 स्क्वायर, 1 बाई n1 स्क्वायर मतलब 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। अभी हम लोग पीछे भी निकाले हैं इसको, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, सॉरी ये 3 का स्क्वायर हो गया, हाँ ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, तो 5 अपॉन 36 आर एच, ये आ गया आपका 1 बाई लैम्डा 1। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम अगर एक बात को समझे, क्या मैं इसको कांस्टेंट मान लूँ या इसको हटा दूँ तो बात सेम है। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई बराबर एच सी इंटू 5 अपॉन 36 इंटू आर एच, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ठीक है, इस एनर्जी की वैल्यू तुम्हें पता है, एक्स बराबर एच सी इंटू 5 अपॉन 36 इंटू आर एच। क्लियर है क्या। हमको सेकंड बाल्मर लाइन का एनर्जी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्लियर है क्या। तो मेरा सेकंड लाइन का क्या आ जाएगा, 1 बाई लैम्डा 2 का स्क्वायर बराबर आर एच। सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा आपका, 4 से सेकेंड पे गिरा, मतलब 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब बोलेंगे सर आप 1 क्यों ले रहे हो, तो यहाँ हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है बेटा, तो 1 बाई लैम्डा 2 आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 16 आर एच। क्लियर है क्या, 3 अपॉन 16 आर एच। तो अब यहाँ से 1 बाई लैम्डा 2 आ गया, तो मैं इसके लिए एनर्जी क्या लिखूंगा, E2 बराबर एच सी 3 अपॉन 16 आर एच। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा x अपॉन E2 बराबर एस सी और एस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 36 इंटू 16 अपॉन 3। आप इसको काट सकते हो, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा E2 बराबर क्या आ गया, E2 बराबर आपका क्या आ जाएगा 27 अपॉन 20 एक्स। देख लो, मतलब 1.35 इंटू एक्स बराबर E2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है क्या, ये 22nd जेन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट इज ट्रू इन द फॉलोइंग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोलता है सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी। ठीक है, तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए। सर आपने बताया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम होता है। ठीक है, तो इसी को जब जूल में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू आपका लगभग -2.18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है सर, ये बात भी हमको इंटू 10 टू द पावर मल्टीप्लाई करना भूल गया, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई करना भूल गया, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया। अब तुम ध्यान से देखो, एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सोचना कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब तुमसे क्या पूछा, ये या ये, कोई भी एक का निकाल दो। बोला फॉर द सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है -1.09, मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अब ये नहीं करना एग्जाम में अपने को कि फोर्थ को भी बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, करना चाहो तो एन का वैल्यू आप पुट कर देना 3, और एल आई है तो जेड का वैल्यू भी 3 पुट हो जाएगा, तो दोनों 3 कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप डिवाइड नहीं दे पा रहे, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 23rd जेन शिफ्ट 1 का ये सवाल है बेटा। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि n बराबर 5 है और ml बराबर -1 है। ठीक है, n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, m बराबर -1 है, और m स्पिन भी +½ दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब चारों क्वांटम नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया, स्पिन क्वांटम नंबर भी दे दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी दे दिया, एल का वैल्यू भी दे दिया, एन का वैल्यू भी दे दिया, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भैया। चारों क्वांटम नंबर सेम किसी भी इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता, किसी दो इलेक्ट्रॉन का, मतलब ऐसा सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। क्लियर। अब पहला वाला देखते हैं कि n बराबर 5 है और ml बराबर -1 है। अब ये ml बराबर -1, m का वैल्यू क्या होता है -l 2 + l, तो अगर l का वैल्यू 0 है तो 0 ही रह जाएगा। अब l का वैल्यू यहाँ पर क्या रहा है
5। क्लियर? अगर 5 आ रहा है मतलब एल का वैल्यू यहाँ पर 0 भी आ सकता है, एल का वैल्यू 1 भी आ सकता है, एल का वैल्यू 2 भी आ सकता है, एल का वैल्यू 3 भी आ सकता है, एल का वैल्यू 4 भी आ सकता है और एल का वैल्यू 5 भी आ सकता है। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन एक बात बताओ मुझे, एल का वैल्यू जब 0 होगा तो उसमें कितने, एल का वैल्यू 0 है तो एम का वैल्यू भी 0 रहेगा, मतलब एक ही ऑर्बिटल ऐसा पॉसिबल है। एल का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू 3 हो सकता है, क्या क्या, -L2 + L, मतलब -1 2 + 1। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है ना? तो हर किसी में जैसे 1 आया या 1 से अबव आप जा रहे हो, उन सभी में एक एक बार एक ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसका m का वैल्यू -1 होना। जैसे 2 है, 2 है तो -2 2 + 2, अब इसमें भी आपका -1 आएगा। 3 है, -3 2 + 3, उसमें भी एक वैल्यू आएगा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। मतलब हर एक सबशेल में एक ऑर्बिटल ऐसा होगा, इससे क्या समझ में आया कि हर एक सबशेल में एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसका m का वैल्यू क्या आएगा? -1। क्लियर? अब ऐसे कितने सबसेल होंगे? तो 0 1 2 3 4 5, ठीक, और 0 में ये आ नहीं रहा है तो टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेल हो गए? 1 2 3 4 5, इतने सबसेल है जिसमें हर किसी में m का वैल्यू क्या आएगा आपका बेटा? m का वैल्यू आपका, तो m में क्या क्या हो सकता है? m s हो सकता है, m p हो सकता है, m d हो सकता है, m f हो सकता है, m g तक, 5g तक जाएगा। कभी भी किसी भी सेल के अंदर 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि L की वैल्यू हमेशा n-1 ही हो सकती है। ठीक, तो 0 मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक ही जा सकता है। स्टार्ट 0 से होगा, n-1 तक जाएगा। 0 1 2 3 4। अब 0 वाला में तो -1 होता नहीं है, लेकिन 1 से लेके 4 तक में सब में -1 होगा, मतलब इन सभी में ऐसे ऐसे एक और बैटल होगा। अब मेरे को यहाँ एस स्पेसिफाई नहीं किया कि प्लस हाफ है कि माइनस हाफ है, मतलब एस प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। मतलब एक ऑर्बिटल में ऐसा, इसके लिए अगर मैं एन का वैल्यू लिखूं तो 5 होगा और एम का वैल्यू -1। इसके लिए भी वही आएगा, एन का वैल्यू 5 एम का वैल्यू -1। ऐसा एक ऑर्बिटल होगा डी में। तो बोलेंगे सर डी में तो 5 होता है, लेकिन एक ही ऑर्बिटल होगा जिसकी वैल्यू -1 आएगी। क्लियर? ऐसे एफ में भी एक ऑर्बिटल होगा, जी में भी एक ऑर्बिटल होगा, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्लस हाफ एज वेल एज माइनस हाफ। तो बोलेंगे सर आप कंक्लूड क्यों नहीं करो कि प्लस हाफ होगा कि माइनस हाफ होगा? तो ऑप्शन ए में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो देयर आर टोटल 4 और हर किसी में 2, तो टोटल हो जाएगा 8। ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 23rd जेन सिर्फ 2 का सवाल है, ठीक है। 23rd जेन सिर्फ 2 का सवाल है, बोलता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानो। तो यहां पर क्या बोला है? 24 mg रिप्रेजेंट 24 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। नहीं बेटा, प्रोटॉन तो 12 ही होगा, मतलब इस 24 में से 12 प्रोटॉन होगा और 12 न्यूट्रॉन होगा, मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ए जेड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग लिखते हैं ना जेड ऊपर ए क्या होता है? पी प्लस एन, और जेड से हमको क्या पता चलता है? पी। तो पी कितना होगा? 12, और यहाँ कितना लिख रहा है? 24। ये ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट, अब एक बात तो क्लियर है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, ए तो है। अब वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, अब आपसे क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी इज 6 पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जब आपका 4.5 इंटू 10⁻15 है पर सेकेंड, आपको लैम्डा निकालना है। सी की वैल्यू आपको पता ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपको मीटर में ही लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना, हो सकता है इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दे, अदर यूनिट में बदल दे। तो आप क्या जानते हो? लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन न्यू, क्योंकि सी बराबर न्यू लैम्डा। क्लियर? तो सी क्या हो गया? 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4.5 इंटू 10⁻15। इसको ऊपर उठा के ले जाओ तो इधर हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 1/15 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻, ये हो गया 9, हो जाएगा -6। क्लियर? अब ये -8 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 10⁻⁻8 अपॉन 100/15। इसको डिवाइड दोगे तो 6.66 ऐसे ही करके चलेगा, मतलब हम 6.7 मान सकते हैं। मान सकते हैं क्या? जल्दी से बताना, 6.7 मान सकते हैं क्या? नहीं। ये आपका क्या जाएगा? 100 को आप डिवाइड दोगे 15 से, 6 बार में लगेगा 90 आ जाएगा, फिर आ गया 10, पॉइंट लगा दोगे तो आ जाएगा आपका क्या? 6.7 इंटू 10⁻⁻8। ये वैल्यू आपका निकल करके आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। देख लो, सवाल लेंदी कर दिया इस बार केमिस्ट्री में भी।
इस बार आपका क्या क्या केमिस्ट्री में भी सवाल लेंदी कर दिया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। देखो, वन रेडिएशन हैज अ वेवलेंथ लैम्डा वन, एक रेडिएशन है, ठीक है, एक रेडिएशन है जिसका लैम्डा आपको दे दिया लैम्डा वन, कितना दे दिया 900 नैनोमीटर, ठीक है। बोला इसका एनर्जी E1 है, इसको मीटर में बदलोगे तो 900 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अदर रेडिएशन लैम्डा टू, जिसका वैल्यू हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और इसका एनर्जी दे दिया E2। तुमसे क्या बोला है E1 अपॉन E2 कितना होगा, तो E1 अपॉन E2 बराबर क्या हो जाएगा Hc अपॉन लैम्डा वन अपॉन Hc अपॉन लैम्डा टू। Hc और Hc कैंसिल हो जाएगा तो E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन। लैम्डा टू आपका कितना है बेटा, लैम्डा टू है आपका 300 इंटू 10⁻⁻9 और एक है 900 इंटू 10⁻⁻9, ये और ये कैंसिल हो गया, आएगा 1/3, आएगा 1/3। अब आप यहाँ पर देखो यहाँ कितना दिया हुआ 3/1, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ए एंड सी इज द ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट गलत है, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना था। आगे बढ़ते हैं 23rd जन शिफ्ट 2, देख रहे हो 23rd जन शिफ्ट 2 में दो सवाल आ गए हैं एक ही चैप्टर से, सारे क्वेश्चंस लेंदी है, ठीक है, तो लेंदी है तो रहने दो अपने जगह, अपने को सॉल्व करना है। तो आपको क्या बोला, द वर्क फंक्शन ऑफ द टू मेटल्स Ma एंड Mb आर इन द रेशियो, मतलब आपको क्या दे दिया है कि φ1 अपॉन φ2 बराबर 1/2। बोलता है व्हेन दिस मेटल आर एक्सपोज टू द फोटोन, आप ऐसे फोटोन से एक्सपोज कराए हो, मतलब आपको फोटोन का एनर्जी दे दिया कितना 6 eV। द काइनेटिक एनर्जी लिबरेटेड, आप जब एक मेटल है इसको भी 6 eV से करवा रहे हो, इसको भी 6 eV से करा रहे हो, तो पहले बताओ क्या होता है फॉर्मूला, E बराबर, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर φ1 प्लस के मैक्स, ठीक, और मैक्सिमम ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो ke1 बराबर E माइनस 5, तो E तो आपका 6 है माइनस φ1, एक इक्वेशन आपका ये बनेगा। ke2 आपका क्या आ जाएगा 6 माइनस φ2, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये आपका इक्वेशन 2 बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक रिलेशन आ जाएगा क्या कि 2 इंटू φ1 बराबर φ2, क्लियर। आपको आगे क्या बोला है, बोलता है Ma इज टू Mb, मतलब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, आपको ke1 और ke2 का भी वैल्यू दे दिया रेशियो, ke1 अपॉन ke2 का भी रेशियो दे दिया, कितना दिया बेटा 2.642 अपॉन 1, क्लियर। आपको क्या करना है इक्वेशन को डिवाइड दे देना, डिवाइड दोगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2.642 अपॉन 1, ये आ जाएगा 6 माइनस φ1 अपॉन 6 माइनस φ2। आपको क्या करना है φ2 के जगह पे 2.642 बराबर 6 माइनस φ1 अपॉन 6 माइनस 2φ1, क्लियर। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 इंटू 2.642 माइनस 2 इंटू 2.642 φ1 बराबर 6 माइनस φ1। अब इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 1.642 अपॉन 4.2, ये हो गया φ1, और φ1 का वैल्यू लगभग आ जाएगा 2.3, φ1 2.3 आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, φ2 निकालने का जरूरत भी नहीं है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4.6 आ जाएगा, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ से φ1 जो निकालोगे वो 2.3 आएगा, 6 इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, बोलता है 24 जेन शिफ्ट 1 का ये सवाल है। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन सीरीज, हैज द लोएस्ट एनर्जी अमंग द लाइमन सीरीज, कौन सा L1। बोलता है सिमिलरली इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस इन द बाल्मर सीरीज, और इसमें जो लोएस्ट एनर्जी अमंग द बाल्मर सीरीज है वो L1 है, इसमें B1 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि L1 और B1 कितने टाइम्स में होंगे एनर्जी, क्लियर। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला बनाएंगे E1 बराबर मैं क्या लिख दूंगा Hc इंटू 1/λ1, और ये लैम्डा किसका होगा लोवेस्ट एनर्जी वाले का होगा, और E2 बराबर क्या हो जाएगा Hc इंटू 1/λ2, और ये भी किसका होगा लोवेस्ट का होगा, लेकिन ये लोएस्ट एनर्जी किसका होगा बाल्मर का, ये किसका होगा लाइमन का। पहले यहाँ तक क्लियर है क्या बात, ओके फाइन। अब अपन 1/λ1 निकाले तो रेशियो तो अपने आप निकल करके आ जाएगा, फिर हमको ये भी पता चल जाएगा वो कितना टाइम्स है। तो 1/λ1 लोएस्ट एनर्जी क्या होगा, मतलब जब बहुत करीब से गिरता है फर्स्ट लाइन तो एनर्जी लो है,
डिफरेंस ज्यादा होते जाएगा, एनर्जी ज्यादा होते जाएगा, मतलब सबसे करीब से गिरा ना बाल्मर में, तो आर एच बराबर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो 1 का स्क्वायर ही होगा, लाइमन में 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ये मेरा 1/λ1 निकल के आ जाएगा, दैट इज 3/4 इंटू आर एच, 2-3 बार हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/λ2 आ जाएगा आर एच इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किए थे, इसका वैल्यू जाएगा 5/36 आर एच। अब आपको इसका रेशियो निकालना है, तो E1/E2, अब दोनों में SC/SC तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर लैम क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता बच्चों को, ध्यान रखना, यहीं पर गलती होता है, तो हो जाएगा 1/λ1 अपॉन 1/λ2, और तुम्हारे पास जो ये वैल्यू 1/λ1 का है कितना है 3/4 इंटू आर एच अपॉन 5/36 इंटू आर एच, ये आर एच और आर एच कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बेटा 15/9 इंटू आर एच, क्लियर, इंटू आर एच, आर एच भी तो कैंसिल ही हो गया, तो यहां से जो आपका वैल्यू निकल के आएगा लगभग, एक सेकेंड, ये 4 बार में 9 हो गया ना, ठीक, तो हमको क्या निकालना है कि L1 कितना है x टाइम्स L2 का, L1 कितना x टाइम्स है, तो आंसर आपका क्या जाएगा, ये चला जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, सॉरी यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा गलती कर दिया, मतलब हो जाएगा 27/5, तो E1 बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5.4 इंटू, तुमको क्या देना 10 टू द पावर -1 में नियरेस्ट इंटीजर, तो क्या हो जाएगा 54 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू E2, यही हमको निकालना था, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या पुट करोगे 54, इंटीजर टाइप का सवाल है, आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, बोलता है द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, बोलता है द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ Li2+ ion when the transition takes place between two level whose sum is 4 and the difference is 2, तो सम है, हमको नहीं पता वो कौन से दो लेवल है, तो लेट सपोज एक x है दूसरा y है, तो x + y 4 आ गया, x - y आपका क्या आ जाएगा 2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली 2x बराबर क्या आ जाएगा 6x बराबर आ गया 3, तो y बराबर आ गया 1, तुमको वेवलेंथ निकालना है, तो 1/λ इज इक्वल्स टू आर एच 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू हाइड्रोजन है कि कौन है Li2+ है, Li2+ है तो भैया z का वैल्यू आप क्या लोगे 3 का स्क्वायर, z का वैल्यू क्या लोगे 3 का स्क्वायर, तो 1/λ आर एच का वैल्यू क्या लिखोगे सेंटीमीटर में, तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, तो 1.097 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू ये हो जाएगा 9 - 1 दैट इज 8/9 इंटू 9, 9 कैंसिल हो गया, 9 आपका कैंसिल हो जाए, एक सेकेंड, ठीक है, तो आ गया 8, अब हमको तो लैम्डा चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा 1.097 इंटू 8 और इंटू 10 टू द पावर 5, क्लियर है, तो मेरा क्या आ जाएगा 1 बाई, अब 8 से अगर डिवाइड देंगे, तुम एक बात समझो, ये थोड़ा 8 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगा, हम 1 को अगर 8 से डिवाइड देते तो मेरा कितना आता है 1.25 आता है, और ये चल जाता है ऊपर 10 टू द पावर -5, ठीक है, 1.25 10 टू द पावर -5 अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ आएगा वैल्यू, ठीक है, तो देखना है 1.25 के करीब कौन सा नंबर है, तो पहला तो ये दोनों को ऐसे ही हटा दो, अब इन दोनों में कोई एक वैल्यू होगा, ऑब्वियसली ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, और ये 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर के आसपास है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4th, ये आपका आंसर हो जाएगा 4th, क्लियर है, थोड़ा सा अच्छा से डिवाइड दोगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर, लेकिन एग्जाम हॉल में आप एग्जैक्ट एकदम परेशान नहीं हो सकते, क्लियर है, क्यों, ये तब होगा जब ऊपर तुम 10 से तुम बोलोगे सर 1.25 कैसे आ जाएगा, तो 1/8, तो 1/8 नहीं 10/8 है, तो इधर भी 10 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -6 1.25, क्लियर है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, थोड़ा ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, देन यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट 28 जन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, द वेव नंबर ऑफ 3 स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम कंसीडर्ड, 3 स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बिलोंगिंग टू द बाल्मर सीरीज, भैया ऐसा तो हम लोग बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट लाइन, अभी हम लोग निकाले 5/36 आर, तुम सॉल्व करके भी कर सकते हो, ठीक, अब मेरे को सेकंड लाइन निकालना, तो क्या हो जाएगा आर एच 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 16 सॉरी 3/16 आर, अब देख लो इसी में हमको समझ में आ रहा है, देखो यहाँ 3/16 है, यहाँ 3/16 है,
और यहाँ 3/16, लेकिन पहला वाला क्या 5/36, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। खत्म कहानी। ऐसे सॉल्व करना एग्जाम में, एक एक बैठ के सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट, अब ये सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है, हर एक सवाल कुछ कहता है। ये सवाल आपका श्रोडिंगर का है, देख के डरने का नहीं, देखने में डरावना है, बहुत आसान। बोलता है कि ये आपका स्फेरिकल नोडल प्लेन है और आपको पता है कि ये ग्राफ बनता है साई वर्सेस आर का। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन द फिगर 2, इस फिगर 2 में, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, फिगर 2 में मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द नोडल सरफेस। नोडल सरफेस आपको पता है कि साई स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या जाएगा 0, और अगर साई स्क्वायर का वैल्यू 0 आ रहा है भैया, तो साई स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको 0 आ रहा है मतलब साई की वैल्यू भी 0 ही होगी कहीं ना कहीं। तो साई की वैल्यू 0 कहां पर नजर आ रही है, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सवाल बोलता है द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज 400 नैनोमीटर। एक वेव ए नाम का फोटोन है जिसका वेवलेंथ आपको दे दिया 400 नैनोमीटर। फिर देखो खाली क्वेश्चन घूम रहा, फ्रीक्वेंसी क्या दे दिया 10 टू द पावर 16 पर सेकंड। ठीक है भैया, द वेव नंबर मतलब 1/λ की वैल्यू आपको दे दिया है कितना 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 पर सेंटीमीटर। ठीक, आपको बोला एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो एनर्जी आपको पता है 1/λ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 1/λ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, h इंटू न्यू, मतलब h, या तो आप सबको फ्रीक्वेंसी में बदलो या तो सबको 1/λ में बदल दो। क्लियर है? तो अगर मैं इसको 1/λ में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/400 इंटू 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7, 1/4, 10 टू द पावर -7, और इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 0.25 इंटू 10 टू द पावर -7। क्लियर? ये आ गया 1/λ, सॉरी +7 आएगा, क्या आएगा +7 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एक वैल्यू 1/λ की 10 टू द पावर 4 है, इसका निकालोगे तो न्यू इज इक्वल्स टू सी लैम्डा, तो न्यू है 10 टू द पावर 16, सी है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू लैम्डा, ये और ये कटा 8 हो गया, तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/10 टू द पावर 8 इंटू 3, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -8। 1/λ बराबर 1/λ बराबर क्या हो गया 3 इंटू, अरे मैंने यहाँ पर गलत फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 16 इंटू लैम्डा, ये और ये 8 कट गया, लैम्डा बराबर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -8, तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसकी वैल्यू आएगी 0.33 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखो ये भी आपका माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये +7 है, ये 10 टू द पावर 8 है, ये 10 टू द पावर 4 है। क्लियर? 0.33 0.25 से बड़ा है और 10 का पावर 8 भी बड़ा है, मतलब बी वाले का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, और ये ऑप्शन ए का ही है, दैट इज 2। खत्म कहानी। क्लियर है? आगे बढ़े। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। यहाँ पर क्या बोलता है, द टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल m1 एंड m2 हैव बीन एक्सेलरेटेड। यहाँ पर आप m1 और m2 को एक्सेलरेट किया क्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी आपने 200 keV से किया है, इसको भी आपने 200 keV से किया है। ठीक है, अब ये देख रहे हो keV लिखने का मतलब क्या, ये एक प्रकार का आपको इलेक्ट्रॉन, ये जो भी आपका यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है उसका एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मतलब V इंटू ई होगा, Q इंटू वी होगा, वो आपको क्या दे देगा वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दे देगा। पहले ये बात क्लियर है क्या? क्लियर? और आपको पता है जब भी कोई चीज आपका एक्सेलरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसका सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी में बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? आओ बात करें। तो आपसे क्या पूछा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ m1 विल बी x टाइम्स दैट ऑफ m2, मतलब λ1 और λ2 का रिलेशन निकालना है। तो λ1 बराबर क्या हो जाएगा h/√2m1 इंटू के ई। दूसरा λ2 बराबर h/√2m2 इंटू के ई। ठीक है, क्लियर है? अब बड़ा आसान है, यहाँ थोड़ा सा एरर है, पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि ये देखो या तो 200 वोल्ट लिखता
ठीक है, चार्ज नहीं दिया इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी तुमको डायरेक्ट दे दिया। दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों का रेशियो निकाल दो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, एच एच कट जाएगा, रूट के कट गया। ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा m2, नीचे आ जाएगा m1, ऊपर आ जाएगा m2, नीचे आ जाएगा m1, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, m2 की जगह 4 पुट करना, यहाँ 1 पुट करना, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर 2। तो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा 2, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको अप्रैल अटेम्प्ट में इसको हैंडल करना है। कैलकुलेशन वाइज हो सकता है लेंदी हो, मतलब बढ़ा दे, वहां कैलकुलेशन में क्या दिमाग लगाना, ऑप्शन का कैसा यूज करना, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, मजा आया ना बेटा, लाइक करना, कमेंट करना यार कि ऐसा वीडियो और चाहिए, हम लोग और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगेन स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।